नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मर्जी साइंस के में। तो ये प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर चल रहा था, जिसमें इसका नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, A=R/2। तो उसी को सिद्ध करना है। हमने पिछले क्लास में आपतल दर्पण को सिद्ध किया था A=R/2। तो ठीक है, तो चलिए फिर से हम देखते हैं उत्तल दर्पण में A=R/2 कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे चित्र। ठीक है, अगर आप चित्र बना लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको सिद्ध करना आसान हो जाता है, ये कोई टफ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। अब इसमें एक प्रधान अक्ष, यहाँ पे ध्रुव, ये वाला ध्रुव है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को भेजते हैं। ठीक है, भेजने पर क्या होता है, ये परावर्तन होगा। परावर्तन होगा ना, ये परावर्तन होगा। अब इसको पीछे की ओर मिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फोकस होता है। और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से इस पर क्या करे थे, इस पर लंब डाले थे। ठीक है, वक्रता केंद्र से इस पर लंब डाले थे। इतना फिगर आपको कंप्लीट होगा। और इसका एक नाम दिए थे AB। ठीक है, और दर्पण को भी लिख लेते हैं कि कौन सा दर्पण है, तो M और N कोई दर्पण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो ऐसे। कैसे लिखोगे, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है ना, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, जिसमें AB आपतित प्रकाश की किरणें, AB आपतित प्रकाश की किरणें फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ये भी प्रकाश की किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, जो प्रधान अक्ष के समानांतर तक कहाँ से आता हुआ दिखाई देता है, फोकस से। अब इसमें क्या करेंगे कि इसका नाम लिख लेते हैं, कोण का। इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, और इसको भी नाम दे देते हैं 3 और इसको 4। बस, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे समझना कि 1 और 2 कोण आपस में क्या होगा, 1 और 2 कोण आपस में बराबर होगा। क्यों, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम यही कहता है ना कि आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और इसके बीच में एक अभिलंब डाल दें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण A और कोण 2 क्या आपस में बराबर। कैसे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से। अब इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब आगे यहाँ पे समझना कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को क्या होगा, सम्मुख कोण। जैसे अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, और कोण 3 बराबर कोण 4। कैसे, सम्मुख कोण से सम्मुख कोण से। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखना, ये वाली कोण 2 और कोण 3 आपस में एक दूसरे का सम्मुख कोण होगा। कैसे, यहाँ पे और समझना थोड़ा सा कि ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन कैसे है, ऐसे है ये वाली। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लिए हैं। अब इसी पे ऐसे है, यहाँ पे ये देखना, ये यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ से, ये फोकस वाली लाइन है। चलिए इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे है, तो देखना कि ये हमारा क्या है, 2 और ये 3। तो 2 और 3 भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, सम्मुख कोण से। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 3। कैसे, सम्मुख कोण से। ठीक है, कैसे, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से दोनों आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पे समझना, इसको हम समीकरण 2 लिख दिए। यहाँ पे
2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। जब 1 और 2 को तुलना करेंगे तो जो दोनों में शामिल होता है वो कट जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा और बचेगा क्या, इसमें 1 बचेगा और इसमें 3 बचेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है, 1 और 3 बचेगा ना, 2 2 ख़त्म। तो इसको समीकरण नाम देते हैं 3। अब यहाँ पे और समझना, यहाँ पे एक रेखा और इसके समानांतर दूसरी रेखा। अब इसको कोई तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तीसरी रेखाएं क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे समझना, ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, संगत कोण से, ठीक है। मतलब ये वाला कोण भी और ये वाला भी कोण आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, कैसे, संगत कोण से, ठीक है। सेम उसी प्रकार से एक और लाइन यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे देखना, ये और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर। ये दोनों कोण आपस में बराबर, सेम इसी प्रकार से ये वाला कोण और ये आपस में बराबर होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर और ये। अब इसका नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे लिख लिए। अब इसी से समझ लेते हैं कोण किसका बराबर होगा, संगत कोण के अनुसार 1 और 5। यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण के अनुसार बराबर होगा। फिर यहाँ पे देखना कि कोण 3 और कोण 7 भी आपस में क्या होगा, बराबर। कोण 3 कोण 7 आपस में बराबर, ठीक है। कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर होगा। कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है। कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, ठीक है। तो इसको बोलेंगे संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण से भी ये आपस में बराबर है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखना, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते यहाँ तक बढ़ा देते तो 1 और 4 आपस में बराबर नहीं हो जाता। यहाँ पे देखना 1 और 4 क्या होता है आपस में बराबर। थोड़ा सा और समझना, यहाँ तक ऐसे है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, इसके बाद डॉटेड लाइन है ना। और ये वाली लाइन को देखना, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है। अब ये वाली लाइन ऐसे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 4, ये है ना, 1 और 4 देखना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, कैसे, संगत कोण से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, कैसे, संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है, समीकरण 4, ठीक है। अब फिर से तुलना करते हैं दोनों में, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 में। कैसे तुलना करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और 4 से। देखो दोनों में कौन शामिल है, यहाँ पे भी कोण 1 शामिल है, कोण 1 शामिल है। तो 1 और 1 ख़त्म हो गया, बचा कितना, इसमें 3 बचेगा और इसमें 4 बचेगा। जो दोनों में शामिल होगा, अगर बराबर के इधर भी 1 होता फिर भी 1 ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण 3 बराबर कोण 4। अब बताओ कोण 3 कहाँ पे है, कोण 3 यहाँ पे है, कोण 4। कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में जब 2 कोण आपस में बराबर हो गया, ये वाली कोण और ये वाली कोण जब आपस में बराबर हो गया तो ये कौन सी त्रिभुज हो गया, जब 2 कोण बराबर होगा तो इसकी आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, जिसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना। यहाँ पे अगर मान के चलो कि यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ भी 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके सामने ये वाली भुजा और इसके सामने ये वाली भुजा, कहने का मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सेम इसी प्रकार से है, इसमें एक त्रिभुज है ना, ऐसे देखना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं, यहाँ पे एक ऐसा है ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ पे एक और ऐसे है और इसको ऐसे मिलाया गया है। भले छोटा दिखने में लगे लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या है, ए है और एफ है और सी है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर है, मतलब ये वाली कोण 3 और ये वाली कोण 4 आपस में बराबर है। तो इसके सामने ये वाली भुजा और इसके सामने ये वाली भुजा, दोनों आपस में क्या हो गया कि कोण ये वाली मतलब भुजा ए एफ और बराबर सी एफ होगा ना। हाँ, तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि चूँकि अब त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी एफ
चूँकि त्रिभुज ACF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होगा, इसलिए इसमें दो भुजा बराबर होगा। कौन कौन? ये वाली देखो AF, इसके सामने है ना AF, और इसके सामने ये वाली CF, इसलिए AF बराबर CF, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे समझना, क्या बोले थे पिछले क्लास में, देखे थे कि यहाँ पे P था और यहाँ पे A था ना, और इसका मतलब कि द्वारक जो है ना बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये दोनों लगता है कि एक ही बिंदु पर होता है। कैसा? एक ही बिंदु पर लगता है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे भी ये होगा कि मतलब इसका द्वारक बहुत छोटा है, ठीक है, इतना छोटा है कि जो बिंदु A है वो बिंदु P पर लगता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, चूँकि आगे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसे लिखते हैं, चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए A बिंदु P के बहुत करीब होगा, A बिंदु P के बहुत करीब होगा, ठीक है, A बिंदु P के बहुत करीब होगा। कहने का मतलब इतना करीब होगा कि दोनों लगेगा कि एक ही लाइन पर है। कैसे होगा? देखना यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक लाइन है, इसको मान लेते हैं F, ठीक है, इसको मानते हैं P, और यहाँ पे ऐसा है A, यहीं पे ना, ठीक है। तो क्या बोले कि ये दोनों मतलब एक ही बिंदु पर लगता है। इतना द्वारक का छोटा, मतलब कि दर्पण का द्वारक छोटा है कि जो ये A है कहाँ पे दिखाई देता है? बिंदु P पे। तो इसको और थोड़ा सा नीचे ला के देखते हैं मिलाकर, तो लगभग दोनों सेम ही नज़र आता है। तो बोल सकते हैं कि इसमें जो AF होगा, इसको A नाम देते हैं, AF PF के बराबर होगा, ठीक है ना, AF PF के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे AF बराबर PF, और इसको समीकरण क्या नाम दिए थे? कुछ नहीं था ना, तो इसको नाम देते हैं, 4 तक था 5, ठीक है, इसको नाम देते हैं 5, और इसको नाम देते हैं 6, समीकरण 6। अब इसको तुलना करेंगे, समीकरण 5 और समीकरण 6 को तुलना करेंगे, ठीक है। समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से। अब जब दोनों को तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन शामिल जो दोनों में है? तो AF और AF दोनों में शामिल है। तो AF तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो बचेगा कितना? इसमें सिर्फ CF बचेगा और इसमें PF बचेगा। इसमें बचेगा CF और इसमें बचेगा PF, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि CF बराबर PF, कहने का मतलब कि ये वाला CF और ये वाला PF, ठीक है, बराबर हो गया। अब यहाँ पे समझना कि यहाँ पे एक दूरी बताए थे पिछला क्लास में कि A है और B है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे A B और यहाँ पे C है। A से लेकर के B तक अगर 20 किलोमीटर दूरी है और यहाँ तक 10 किलोमीटर, ठीक है। तो A से लेकर के C तक कितना हुआ? A से B तक 20 किलोमीटर, B से लेकर के C तक 10 किलोमीटर, तो A से लेकर के C तक कितना हुआ? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हुआ ना। तो मतलब 30 किलोमीटर कहने का मतलब AB और BC दोनों प्लस हुआ है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना AC बराबर AB प्लस BC। क्या लिखेंगे? AB प्लस BC, ठीक ना। तब ना 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर होगा। तो सेम इसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि CP बराबर PF प्लस CF, PF प्लस CF होगा ना। CP मतलब ये वाली CP बराबर PF प्लस CF होगा। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि PF और CF दोनों आपस में बराबर, यानी कि CF की जगह पे हम PF लिख सकते हैं और PF की जगह पे हम CF लिख सकते हैं। CF की जगह पे हम PF लिख सकते हैं और PF की जगह पे CF, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर है, तो यानी कि हम CF की जगह पे हम PF लिख लेते हैं, ठीक है। तो CP बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे? PF प्लस PF। अब PF और PF कितना हो गया? 2PF हो गया, 2PF हो गया ना। तो CP बराबर 2PF, ये हुआ ना। CP बराबर 2PF। अब बताओ CP है क्या? यहाँ से यहाँ तक CP, इसको बोलते हैं R,
और एफ से लेकर के सी तक जो बीच की दूरी होता है इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। कहने का मतलब ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया और ये हमारा फोकस दूरी हो गया। ठीक है, तो फोकस, एक सेकेंड उल्टा हम लिख दिए, क्या लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वाली देखो पी से लेकर के एफ तक, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव और किसको बोल रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या मतलब ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ये है ना। तो सी पी बराबर 2pf। ठीक है, सी पी बराबर 2pf। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि आर बराबर पी और एफ क्या हुआ, स्मॉल एफ है ना फोकस दूरी, तो 2 को 2 लिखेंगे और पी एफ की जगह पे लिखेंगे स्मॉल एफ, यानी कि ये फोकस दूरी है। तो आर बराबर 2f हमको पता चला गया, तो एफ बराबर आर बटा 2, यही तो सिद्ध करना था ना। यानी कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जो दूरी था ए बराबर आर बटा 2, वो भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आया होगा। और इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, मतलब जो आंकिक प्रश्न होता है उसको भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद में जो दर्पण सूत्र चिन्ह परिपाटी है ना, वो दोनों को देखते हैं, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।